नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन आर्ट क्लासेस में। विशिष्ट सीरीज है आपके सामने भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट ए सिखाया था, जिसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन थे, एक्सप्लेन भी किए थे, और उसका अगला पार्ट भी आ चुका है। तो इसमें 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक का जो 50 क्वेश्चन से टॉप, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला दी गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कमज़ोर बच्चे उनके ये साथ देगी, उन्हें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, उनके साथ में। तो आइए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं कि एक देखो क्वेश्चन नंबर 51, मतलब पहले ही मान लो, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो वो कहाँ से मिले भैया प्यारे विद्यार्थियों? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं पशु आकृति जो मोहरें हैं। मोहनजोदड़ो से बहुत सारे खिलौने मिले हैं, मोहरें भी मिली हैं, जिनमें पर उभार कर आकृतियां बनाई गई हैं, लिपिबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है भाई? अशोक स्तंभ जो था उस पर किस देश का प्रभाव है? तो ईरान था। पर क्या था प्यारे विद्यार्थियों? ईरान था, क्योंकि ईरानी कला शैली की तरह निर्मित अशोक स्तंभों की मुख्य विशेषता रही है चमकीली पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां किसकी हैं? अशोक कालीन जो स्तंभ उस पर किसकी आकृतियां हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो पशुओं की रही हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कौन कौन से पशु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध बन गए थे? तो वो कौन सा राज्य था? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो उत्कल प्रदेश था। कौन सा था? उत्कल प्रदेश। इस पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने, क्योंकि उत्कल प्रदेश को उड़ीसा की पहचान कलिंग से की जाती है, और कलिंग विलय के बाद अशोक बौद्ध बन गए थे, पूरी तरीके से बौद्ध बन गए थे। क्योंकि जब युद्ध हुआ था, बहुत सारा हानि हुई, धन मन तन सब चीज की हानि हुई, तो उनका मन पूरी तरीके से बदल गया था, तभी से वो बौद्ध धर्म अपना लिया था, तभी से वो बौद्ध बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया है? अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया है? तो प्यारे विद्यार्थी, वो तृतीय बौद्ध संगीत है, जिसका उन्होंने आयोजन किया है। क्योंकि तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इसमें स्थविर संप्रदाय का ही बोलबाला था, और मोगलीपुत्र तिस्स ने महासांघिक मतों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांतों को ही बुद्ध के रूप में मौलिक सिद्धांत घोषित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? तो क्वेश्चन आंसर बनेगा इसका भैया, पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है ना, जहां पर तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसको मिली थी? तो वो प्यारे विद्यार्थियों, जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का विद्वान था, उसने अशोक के लेखों का उद्घाटन किया, मतलब उनको पढ़ा था, और उन्होंने लेखों के देवानुप्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली थी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, उसी समय ये तथ्य प्रकाश में आया। ठीक है ना, उसी समय प्रकाश में ये शब्द तथ्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक स्तंभ किससे बने थे? तो चुनार सैंडस्टोन से बने थे। किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन से। क्योंकि और एक बात और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि स्तंभों की लंबाई कितने फीट के आसपास है? तो स्तंभों की लंबाई 35 से 50 फीट, 35 से 50 फीट के आसपास होती है, और इनका लगभग वजन 50 टन के आसपास होता है। 50 टन वजन होता है आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप और भरूच स्तूप किस काल में बने हैं? सांची और भरूच स्तूप जो है वो किस काल में बने हैं? तो आपके शुंग काल में बने हैं। किसमें बने भैया? शुंग काल में। मौर्य काल, मौर्य सम्राट अशोक थे, उन्होंने लगभग 84,000 कितने बनाए थे बच्चों? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिनमें से सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप अति प्रसिद्ध थे। लेकिन ये स्तूप लकड़ी और ईंट से बने होने के कारण अपनी मूल अवस्था में न रह सके, ज्यादा समय तक नहीं रह सके, जिनका शुंग शासकों के समय से दोबारा जीर्णोद्धार करवाया गया और इन्हें सुरक्षित करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो वो आपका नंदनगढ़ का है। कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? लौरिया नंदनगढ़ का। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने सीढ़ी बताया था, लेकिन वहां उसका अंकन किया गया है मोर का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई,
बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी, मतलब किस काल में बनवाई थी, तो वो कनिष्क काल में बनवाई गई थी। बुद्ध की मूर्ति किस काल में बनवाई गई थी, कनिष्क काल में। बता दो अब वो कुषाण काल का जो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कुषाण काल का जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध की मूर्ति बनवाना शुरू कर दिया था। बोला भाई प्रचार करना है तो इनकी मूर्तियां बनवानी पड़ेंगी हमें। तो इसके समय में उसने सबसे पहले मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्ति बनवाई गई, जबकि कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला था, जहां गांधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, तो प्यारे विद्यार्थी वो जावा है। क्या है, जावा सबसे बड़ा है, एकमात्र स्तूप है जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था भैया, शैलेंद्र नाम के राजा थे, शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था किसका, जावा स्तूप का। नेक्स्ट, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो संसार की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभ ब्राह्मी लिपि के लिए खुलवा दिए थे, जिनको पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की, अभी बताया मैंने तुरंत, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है वो आपकी। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई आपका, चैत्य को कहा जाता है, क्या कहते हैं चैत्य को, हम चैत्य को भैया पूजा घर कहते हैं। क्या कहते हैं, चैत्य को पूजा घर कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध ने पहले उपदेश का स्थल कौन सा था, आई बता था, पिछली वीडियो में भी आया था ये, तो उसका आंसर सारनाथ होगा। क्या होगा, सारनाथ होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपका, चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो चाणक्य आपके अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो चाणक्य के बारे में हमने आपको बताया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे, तो बौद्ध भिक्षु भैया आपके बिहार में रहते थे। कहाँ रहते थे, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची की सालभंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की है, तो आपको पता होनी चाहिए आंध्र काल की है। किस काल की है, आंध्र काल की। सांची मध्य प्रदेश के राज्य के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेनगंज जिले में है, और सांची संपूर्ण विश्व में अपने स्तूप व स्तंभ के कारण प्रसिद्ध रहा है, और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कला के सुंदर उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें आंध्र सातवाहन काल लीन जो मूर्तियां सालभंजिका यक्षी, कौन सी भैया, सालभंजिका यक्षी जो मूर्ति रही है वो अपने आप में उत्कृष्ट नमूना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस लिए जाना जाता है, तो सांची भैया बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मतलब किस वंश में लिखी थी, किस काल में लिखी थी, तो मौर्य काल में लिखी थी, मैगस्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी ये, मैगस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या हो गया था, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो स्थल था कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या हो गया था भैया, उसका नाम कस्या हो गया था। क्या हो गया था, कस्या हो गया था, क्योंकि कुशीनगर से कस्या हो गया था। इसी स्थल पर 483 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, 483 में प्राप्त हुआ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुंग कालीन आर्ट कब बढ़ा, मैंने शुंग का टाइम टेबल बताया था पहले, अगर आपको याद हो तो इसका टाइम टेबल है 184 से 172 ईस्वी पूर्व। ठीक है जी। पुष्यमित्र शुंग ने 184 से ईस्वी पूर्व से अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग जो था उसने बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्तूप प्रतीक है किस चीज का, तो स्तूप भैया आपका समाधि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, समाधि का प्रतीक है। स्तूप को टीला कहते हैं जिसमें बौद्ध वृक्षों की समाधि बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है, तो गाय की नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। किसकी नहीं है, गाय की नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर बल्लरी में एक हाथी है, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है, सांड तथा सिंह के ऊपर मूर्तियां रखी हुई हैं, बीच बीच में चक्र बना हुआ है, पत्थरों काट के बना गया, सिंह के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है, लेकिन यहाँ गाय की मूर्ति कोई जिक्र है ही नहीं और ना ही गाय की मूर्ति यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन होगा,
सांची स्तूप कहाँ पर है भाई? सांची स्तूप कहाँ पर है? तो ये आपका विदिशा में, विदिशा में कहाँ पर है? विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ पिलर कब बना? तो सारनाथ पिलर भैया 30 शताब्दी में बना। इसका मतलब मौर्य काल का समय 30वीं शताब्दी ही माना जाता है, ठीक है ना। 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व के अशोक के समय सारनाथ स्तंभ बना 30वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है? ऊंचाई। तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है। क्या है? 9.7 मीटर, या मीटर नहीं आए तो 32 फुट बोल देना। क्या बोल देना? 32 फुट है। और मैंने इसका आधार का जो आधार में इस स्तंभ का जो व्यास बताया था तो 35 इंच व शीर्ष पर 26 इंच है। नीचे तो 35 इंच और ऊपर 26 इंच व्यास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सांची के स्तूप कौन से हैं? मतलब किस टाइप के हैं, आकार में कैसे हैं? तो आकार में भैया अर्धवृत्ताकार है वो। कैसे हैं? अर्धवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, गुप्तकालीन सुल्तानगंज में प्राप्त बुद्ध की मूर्ति, प्रसिद्ध मूर्ति कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है भाई? किस संग्रहालय में रखी गई है? तो वो आपका बर्मिंघम म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं, यहाँ रखी हुई है, ठीक है जी। इसकी मूर्ति यहीं रखी गई है क्योंकि गुप्तकालीन सुल्तानगंज में से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा आज के समय में देखा जाए तो बर्मिंघम म्यूजियम में रखी हुई है। और इस मूर्ति का निर्माण 500 से 7वीं ईस्वी तक माना जाता है। समय की बात करें तो 500 से 7वीं ईस्वी 700 सॉरी ईस्वी माना जाता है। और इसका भार का बताएं तो 500 किलोग्राम के आसपास से अधिक है। कुल मिलाकर 5 क्विंटल, जो बुद्ध की प्रतिमा 5 क्विंटल के आसपास। और इसकी ऊंची 2.3 मीटर ऊंची है और 1 मीटर चौड़ी है। बात करें ना आपस में मिलाने की, भाई अगला क्वेश्चन है आपस में मिलाना है। तो गुप्त काल को कला का सुनहरी युग कहते हैं। गुप्त काल को कला का सुनहरी युग कहते हैं इस टाइप से। और शाहजहां काल को वास्तुकला का सुनहरी युग कहते हैं। शाहजहां काल जो इसको वास्तुकला का सुनहरी युग कहते हैं, समझ रहे हो। बीवी दोषी वास्तुकार है। बीवी दोषी क्या है? वास्तुकार है। और रामकंकर भंज ने एक अच्छा सा कुत्ते के साथ महिला का मूर्ति बनाई है, समझे ना, इस टाइप से मिल जाएगा ये। और यहीं आपको बता दूं, शंखो चौधरी ने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई है कांसे में। और तैयब मेहता ने ब्लू डायगोनल सीरीज से संबंध है उसका। और एट ए टेम्पल इन वाली तो धीरेन्द्र देव बर्मन इससे संबंध रखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अगली वीडियो में मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला इनमें से किस जानवर खड़ी दिखाई गई है? तो गंगा जी भैया मगरमच्छ पे दिखाई गई है। किस पे दिखाई गई है? मगरमच्छ पे दिखाई गई है। यमुना की बात करें तो कछुए पर, कूर्म कहते हैं, वहां पर खड़ी है, ठीक है ना, वहां पर खड़ी हुई दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किससे संबंधित है? तो ये आपकी भैया गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित है भाई? तो ये आपके गुप्त काल से संबंधित है। ये भी आपके गुप्त काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पर है? सिक्कों का पहला संग्रह, सिक्कों का, तो आपका काली घाट में। इसको याद करने की ट्रिक है काले सिक्के। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देवताओं के चारों ओर हेलो का बिस्तर सजावट है। जो देवताओं को देवता मान के चलो, ये देवता की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है ना, ये देवता की मूर्ति है। तो इसके पीछे जो आपका इस तरीके से होता है हेलो, देखा ना अपन, पीछे का जो होता है भाई, बहुत सी मूर्तियां पीछे का जो जैसे नाथ द्वारा में दिखाया जाता है इस टाइप से इसको हेलो कहते हैं, ठीक है जी। समझ रहे हो?
अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावरा इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो वो आपका भैया उदयगिरी है। क्या है? उदयगिरी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। गुप्त चित्रकार वर्णनात्मक दृश्यों को महत्व देते थे। सारनाथ के बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है। तीसरा है आपका, गुप्त चित्रकला शैली में आभामंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। चौथा है आपका, सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति तांबे द्वारा निर्मित है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर होगा आपका सी, गुप्त चित्रकला शैली में आभामंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विष्णु धर्मोत्तर का पुराण का जो था अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वह है आपका स्टेला कैम्ब्रिज। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? स्टेला कैम्ब्रिज। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया था और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की पुराण परंपरा को दिखाता है, एकमात्र ग्रंथ है उसका। और इस चित्रसूत्र का सबसे पहले अनुवाद स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने भी किया था अंग्रेजी में। पहले नंबर पर स्टेला कैम्ब्रिज और दूसरे नंबर पर आनंद कुमार स्वामी आएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ पर है भाई? तो ये आपका राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है भैया। समझ आ रही है? जिसकी खोज 1876 में ACL कार्यालय ने की थी। अशोक के स्तंभों में प्रयुक्त 7 अन्य पशु कैपिटल में एक वर्तमान में ये राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत भैया कालिदास की रचना है। रघुवंशम भी इसकी है, कुमार संभव भी इसकी है, ऋतु संहार भी इसी की है, माल वेगाग्नि मित्रम भी इसी की है और विक्रम मौर्य ये भी इसी की है। और प्यारे विद्यार्थियों, रघुवंश तो है ही है और आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम भी इसी की रचना है। आपका अजंता का श्रेष्ठ काम किस काल में हुआ था भैया? तो अजंता का जो श्रेष्ठ काम हुआ था वो आपको गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम अभी बताया था मैंने, कालिदास की पुस्तक है। बिल्कुल अभी बताया, कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना भाई। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, महाकाव्य, माल वेगाग्नि मित्रम, विक्रम और वंशियम, ये सब कालिदास की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? तो ये आपको बता दिया था मैंने, ये भी आपको शुंग काल की बताई। कब बताई थी? शुंग काल की है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से हैं? तो हिंदू धर्म से। मैंने कहा था अकेली आएगी तो हिंदू, दो आएंगे तो जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला का स्वर्णिम कौन सा है? तो वो आपको गुप्त काल है भाई। भारतीय कला का स्वर्णिम कौन सा काल है? गुप्त काल। और प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चंस भी हैं आपके सामने आ रहे हैं। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर है? लौह स्तंभ कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में। इसको आयरन पिलर कहते हैं। जहाँ कुतुब मीनार खड़ी है उसके बराबर में खड़ा है। ठीक है ना। लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में है और अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की प्रकाष्ठा है और राजा चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था 375 से 413 के ईस्वी करवाया था। इस और बुद्धानों का मानना है कि ये पहले करना था 912 में बनवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। समझ रहे हो? किसके अंतर्गत नहीं आते हैं? तो भैया वो वाणिका इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं और जिसमें वैणिक, नागर, मिश्र और सत्य। वैणिक, नागर, मिश्र, सत्य और वर्णिका कला के मूल तत्वों में से कोई भी नहीं है, सॉरी में से एक है। नेक्स्ट है आपका, चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? तो राजा बहजीत या नगरजीत, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वही है जी आपके। ठीक है ना। और इस ग्रंथ में बात करें तो 9 रसों का उल्लेख है, 4 प्रकार के चित्र हैं, सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र, और इसके अलावा 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख है। चित्र लक्षण में बता रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना हुआ सबसे पहला मंदिर कौन सा है भाई? तो प्यारे विद्यार्थी, भीतरगांव का मंदिर है। पकी हुई ईंटों से संबंधित भीतरगांव का मंदिर है। और सबसे पहले गुप्त काल में ही से ही हमें पाषाण और ईंटों के बने मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। और यह भी माना जाता है कि हिंदू मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल अपने आप में ठीक है अभी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर वीडियो प्यारे विद्यार्थियों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कला के क्षेत्र में सफलता और बढ़ते कदम मोहन आर्ट क्लासेस के साथ। अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।